नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर में चीन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। चीन के लोगों को भारत में आने से प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब ये सर्कुलर चीन के अगेंस्ट में वैसा तो नहीं है जैसा कि बाइडेन प्रशासन प्रतिबंध लगाते हैं कि भाई ओपन में चर्चा कर दी। भारत सरकार बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से काम करती है और ये तो टिट फॉर टैट की कार्रवाई लोग बता रहे हैं। मेरा मानना है कि भारत अपनी स्ट्रैटेजिकल इश्यूज पर लगातार पूरे विश्व को ये बता रहा है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला। भारत अपने निर्णय अपने तरीके से करता है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने आईएटीए आईएटीए की जब हम बात करें तो ग्लोबल एयरलाइन बॉडी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसको हम कहते हैं कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसमें बड़ी संख्या में संसार के लगभग 80% फ्लाइट्स, या मैं कहूँ 80% 85% से ज़्यादा का जो ग्लोबल एयर ट्रैफिक है वो इसके मेंबर्स हैं। मैं इसकी बात करूं, अराउंड 290 सदस्य हैं जो संसार के एयर ट्रैफिक के लगभग 80% बनते हैं। इनको भारत सरकार ने लिखा है और उसने आईएटीए ने अपने सभी मेंबर्स के लिए सर्कुलर जारी किया है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है, ये अप्रैल 20 का सर्कुलर है और इसमें ये कहा गया है कि टूरिस्ट वीज़ा जो कि चाइना के लोगों को, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी जिसको कहते हैं, आजकल हमने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया है क्योंकि चाइना के लिए लोग भारत में बहुत सजग हैं और भारत के लोग ये बात जानते हैं कि मेड इन चाइना का भारत में बहुत बड़ा प्रभाव है और मेड इन चाइना की वजह से भारत बर्बाद हो रहा है। ये यूपीए सरकार के दौरान भारत के जो दरबार खोल दिए गए थे चाइना के लिए और हम चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब अंग्रेज भारत में आया था तो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाता था इंग्लैंड में, वहाँ तैयार करता था, तैयार करके भारत में बेचता था और यहाँ की करेंसी को, इसको ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कहा जाता था, यानी कि यहाँ से धन वहाँ जाता था। ये दादा भाई नौरोजी ने उस समय कहा था कि अंग्रेज यहाँ कुछ कर नहीं रहा है, अंग्रेज यहाँ से धन की उगाही करके इंग्लैंड ले जा रहा है। वैसा ही कुछ परिदृश्य जब चाइना के लिए हमने अपना मार्केट खोला तो हमारे सामने भी आया कि यहाँ से रॉ मटेरियल जाए या ना जाए, यहाँ की बहुत सारी खदानों के ठेके चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स ने ले रखे थे, कोरियन कॉन्ट्रैक्टर्स ने ले रखे थे, या चाइना के लोगों ने विभिन्न देशों में इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से जो रॉ मटेरियल होता है, जो भी उनको चाहिए था, वो रॉ मटेरियल यहाँ से परचेज करते, फिर वो दूसरे देशों में उसको डेवलप करते और फिर एक रूट के माध्यम से भारत को बेचते हैं। धीरे धीरे भारत असेंबलिंग का केंद्र बनता चला गया। रॉ मटेरियल, ऐसा कहा गया कि उसके जो कलपुर्जे हैं वो वहाँ से आए और भारत से वो सामान बनकर फिर से भारत में के लिए वो सामान बनकर भारत में बिकने लगा। नतीजा निकला कि हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे करके स्लो डाउन हुई और स्लो डाउन होते होते 2010-11 तक लगभग समाप्ति की सिचुएशन पर आ गई। 2014 की सिचुएशन ये थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम बहुत पिछड़ चुके थे। कारण था कि जो भी हम विदेशों से पैसा लाते, फॉरेन करेंसी जो इन्वेस्टमेंट होता, उसको या तो हम तेल के लिए पेमेंट कर देते और या फिर हम चाइना से इंपोर्ट सामान करके भारत की मार्केट को एक्सप्लोर करवाते और करेंसी उनको दे देते। नतीजा ये था कि भारत एक समय पर तो चंद्रशेखर की सरकार के समय पर हम बहुत सारा सोना गिरवी रख कर आए थे और फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन में सुधरे जब वाजपेयी सरकार आई और वाजपेयी सरकार ने उस समय सोना वो छुड़वाया। छुड़वाने के अलावा आईएमएफ में अपना स्टॉक बढ़ाया, वर्ल्ड बैंक में अपना स्टॉक बढ़ाया और अगले 10 वर्ष के लिए और स्टॉक इतना बढ़ा दिया गया था 2004 तक कि 10 वर्ष तक अगर भारत में रिसेशन आ भी जाए तो भी हमारी फॉरेन करेंसी इतनी आईएमएफ में जमा थी कि हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई समस्या ना होगी, अगले 10 वर्ष तक हम तेल खरीद सकते हैं। 2004 से 2014 तक जो सरकार बैठी उसने वो जो हमारा डिपॉजिट था आईएमएफ में वो पूरा ख़त्म किया। भारत में डेप्रिसिएशन का बिल पास किया, यानी कि भारत में
घाटे का बजट पास होता रहा और भारत से जो सामान विदेशों को गया, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट उठे, चाहे वो कोयले के कॉन्ट्रैक्ट हों, 2G के, 3G के और इस तरह के बहुत सारे, वो सब कौड़ियों के दाम उठा दिए गए और भारत से प्रोडक्ट वहाँ जाता, वहाँ से तैयार होकर भारत को पुनः आता और भारत के पैसे को यहाँ से बाहर ले जाता है। ये एक सिंपल प्रोसेस भारत के साथ चल रहा था। उसके बाद जब चाइना का लोगों ने पहचान लिया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट से परहेज़ करने लगे और परहेज़ करते-करते पोजीशन ये आ गई कि अगर कोई ये कहता है ये चाइना, तो हम उसके ऑप्शन में अगर इंडियन सामान मिलता या कहीं का भी सामान मिलता, तो पहली प्रेफ़रेंस उसको देते। तो चाइना ने क्या किया कि उसने अपने प्रोडक्ट्स पर पीआरसी लिखना शुरू कर दिया, मेड इन पीआरसी। मेड इन पीआरसी का मतलब होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसलिए भारत सरकार ने ये जो टूरिस्ट वीज़ा ख़त्म किया है, वहाँ के लोगों की एंट्री भारत में बंद की है, उस सर्कुलर में IATA को उन्होंने ये लिखा और साफ-साफ कहा कि चाइना मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना है या पीपल्स चाइना है, वो ताइवान भी अपने आप को चाइना ही लिखता है, उसके वीज़ा पर भी चाइना ही लिखा जाता है, क्योंकि ओरिजिनल चाइना मैं आपको बताऊं 1949 से पहले जो आज की तारीख में ताइवान है, ताइवान में जो सत्ता है वो चाइना की मेनलैंड की सत्ता थी। उनको ही कम्युनिस्टों ने यहाँ से मारा पीटा और पदच्युत किया। वो जाकर फोर्मोसा नामक एक टापू पर रुके, उसी फोर्मोसा को आज ताइवान कहते हैं। इसलिए वो लोग 1976 तक या 1973 तक, मुझे जहाँ तक याद है 1973 तक यूएनओ में पीपल्स, वो जो 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 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है या जो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, क्या भी जो भी उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, वो वहाँ पर स्थायी सदस्य होते थे चाइना के, यानी कि परमानेंट मेंबर ताइवान हुआ करता था। 1973 के बाद वो थोड़ा परिदृश्य बदला और अब कम्युनिस्ट चाइना को पिछले 40 साल से, 45 साल से या 50 साल मान लें, तब से चाइना वहाँ रिप्रेजेंटेशन करता है और लगातार वो कोशिश करता है, ये कहता है, वो ये कहते हैं कि ये मेरीलैंड है और ये कहते हैं कि वो मेरीलैंड है, इसीलिए ताइवान के ऊपर ये सब उधम मचाते रहते हैं। तो चूंकि वो भी चाइना ही शब्द इस्तेमाल करते रहे हैं अपने वीज़ा पर, इसलिए भारत सरकार ने बैन लगाया है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी के ऊपर। तो आईएटीए ने जो सर्कुलर जारी किया है, उन्होंने कहा है जो चाइनीज़ रिपब्लिक या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोगों को वीज़ा इशू किया गया है, वो अब वैलिड नहीं है, भले ही वो टूरिस्ट वीज़ा 10 साल के लिए दिया गया हो, 15 साल के लिए दिया गया हो, 5 साल के लिए उसकी वैलिडिटी बची हो, अब वो वैलिड नहीं है। इसमें आगे उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का भारत में एंट्री अलाउड नहीं है, लेकिन भूटान, मालदीव, नेपाल, भारत के लोग और ऐसे लोग जो पीआरसी होल्डर हैं, जो पीआईओ होल्डर हैं या ओसीआई होल्डर, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के होल्डर हैं, ऐसा कार्ड रखते हैं या बुकलेट रखते हैं, पैसेंजर जिनको इंडियन ओरिजिन कार्ड इशूड है, या फिर ऐसे पैसेंजर जिसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशूड है, ऐसे पैसेंजर्स जिसको भारत में वीज़ा इशूड है, उन सभी को भारत में आने की अनुमति है, सिवाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये सर्कुलर 20 तारीख को जारी कर दिया आईएटीए ने। आईएटीए को मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जितने भी ये वाहन चलते हैं संसार भर के, या जो फ्लाइट्स चलती हैं, जो इंटर कॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स चलती हैं, उनकी जो एसोसिएशन है, उन सभी में यहाँ का वीज़ा रखने वाले लोगों को, चाइना का पासपोर्ट रखने वाले लोगों को भारत में एंट्री नहीं दी जा सकती, संसार के किसी भी कोने से। केवल चीन से नहीं, वो पाकिस्तान के थ्रू या वो बांग्लादेश के थ्रू, नेपाल के थ्रू, भूटान के थ्रू या किसी खाड़ी देश या विदेश के थ्रू अगर भारत में आना चाहता है, भले ही उसके पास वीज़ा हो, उसको अनुमति नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों? तो एक उसका रीज़न ये बताया गया कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भारतीय लगभग 20,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 22,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं चाइना में। जिस समय कोविड आया, वो भारत वापस आ गए। उनको दोबारा चाइना लेने को तैयार नहीं, जबकि वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ यूनिवर्सिटीज़ को फीस जमा कर चुके हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि चाइना में क्यों पढ़ने जाते। खैर, चले गए। भारत में पढ़ने वाले लोग संसार भर की डिग्रियाँ लेना चाहते हैं भारत छोड़कर। अब
ऐसे लोगों को फिजिकली क्लासेस लेने से रोक दिया गया है और उनको नहीं बुला रहे हैं। भारत ने ये इशू अभी एस जयशंकर जी जब संघाई कॉरपोरेशन की बैठक में बैठे, तो संघाई कॉरपोरेशन की बैठक में उन्होंने ये बात रखी और ये बात रखते हुए उन्होंने पूछा कि भई ये इश्यू कैसे सॉल्व होगा? उसकी वार्ता चल रही थी। मुझे लगता है कि उस वार्ता का कोई कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा था। उस वार्ता में कुछ नहीं निकला और चाइना बच्चों को दोबारा बुलाने को तैयार नहीं था, इसलिए भारत सरकार लोग कहते हैं इसलिए भारत सरकार ने ऐसा किया है। लेकिन मेरा मानना ये है कि चाइना ने वुहान वायरस हमको पहले दिया था और चाइना ने वुहान वायरस जो हमको दिया था, वो या संसार भर को दिया था जिससे पूरे विश्व को परेशानी। इस समय फिर से चाइना के अंदर कोविड के केसेस बहुत बड़ी संख्या में आ गए हैं और चाइना ने अपने यहाँ लॉक कर दिए हैं, शहर के शहर बंद कर दिए हैं, उनके यहाँ डेथ रेट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए भारत सरकार के 2 कारण, एक तो टिट फॉर टैट यानी कि जो कारण बता रहे हैं लोग, दूसरा मुझे लगता है चाइनीज़ नागरिकों को भारत में रोकना ही एक उपाय था। कहीं से भी भारत में कोविड की एंट्री चाइनीज़ कोविड की एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने ये स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया हुआ। तीसरा कारण एक और हो सकता है कि डब्ल्यूटीओ के तहत हम चीन को यहाँ बुलाते तो हैं, चीन यहाँ आता भी है, चीन के लोग भी आते हैं क्योंकि डब्ल्यूटीओ का समझौता है। वॉर टाइम पर जिस समय हमारा टेंशन चल रहा था, हमने सारे उनके प्रोजेक्ट यहाँ कैंसिल कर दिए थे, उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिया था। कंपनियों में हमने लिमिट बना दी थी कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कंपनियों की स्टेक नहीं खरीद सकते। दूसरा, हमने उनके इम्पोर्ट पर वहाँ से इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया था कि भाई हम उनका इम्पोर्ट जो बहुत आवश्यक है, जो भारत में बिल्कुल तैयार नहीं होता, उसके अलावा सब वो इंपोर्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में जो चिप बनती है, उसको लेकर या जो और चीज़ें बनती हैं कुछ, वो चाइना स्पेशलाइज़ेशन है, तो टाटा ने बड़ी फैक्ट्री लगाकर वो चिपें भारत में बनाना शुरू कर दिया था, मदरबोर्ड बनाना भारत में शुरू कर दिया। अब उनका प्रोडक्शन धीरे-धीरे होना शुरू हो गया है, तो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की भारत में नॉर्मल होने लगी हैं। एकदम 4000 का मोबाइल 14,000 का हो गया था, वो धीरे-धीरे डाउन होता जा रहा है जैसे-जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। हमने ये भी देखा होगा कि जो गाड़ियाँ भारत में चलती हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, उसकी भी कुछ चिपें चाइना से आती थी, इसलिए भारत में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना ने अलग से एक प्लांट लगाकर कहा कि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेंगे और उसका प्रॉफ़िट हो ना हो, लेकिन टाटा ने ये निर्णय लिया कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएँगे और भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाकर चाइना की डिपेंडेबिलिटी खत्म कर देंगे। तो जो चीज़ों पर चाइना से हमारी डिपेंडेबिलिटी है, प्योर डिपेंडेबिलिटी है, उनको यहाँ पर हमने बनाना शुरू कर दिया है। ये सारी पोज़ीशन जो है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ मार्केट रिसर्च करते हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में देश के अंदर जो गतिविधियाँ चलती हैं, उनको फंडिंग उनके माध्यम से होती है। तो हम चाहते हैं कि उनका कोई भी पैसा भारत में ना आए। हम चाहते हैं कि वो भारत में जो रिसर्च वर्क होता है उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। हम चाहते हैं कंपनियों की स्टेक ना खरीदें। हम चाहते हैं शेल कंपनियां बहुत सारी हैं जिसमें उनका पैसा आ सकता है, वो पैसा यहाँ पर ना आए। तो हम इन सभी चीज़ों पर बहुत कंसर्न हैं। जैसे ही अवसर भारत को मिलता है, भारत निश्चित रूप से उस पर निर्णय करता है और भारत निश्चित रूप से उनको रोकने का प्रयास करता है और इसी कड़ी में हमने उनके लोगों को भारत में एंट्री मारने से यहाँ पर बैन किया है। मुझे लगता है इसके बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं कि हों। क्यों? क्योंकि सरकार बड़े स्तर पर सोचती है और सरकार किसी तरह से भी चाइना को भारत से आउट करना चाहती है। ये भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरे विश्व से चाइनीज नागरिकों को भारत में आने से रोका जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।